हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, आज नीट नंबर का 12th डे है। मैं जीडी अग्रवाल फ्रॉम अग्रबंधु ज्ञान केंद्र। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लें बच्चों, ठीक है ना, और मेरे साथ साथ नोट करें। मैं आज पहले लेक्चर फिजिक्स का करा रहा हूं। कल मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेज बता चुका हूं बच्चों। मैं आज इसका सेकंड यूज बता रहा हूं मैं आपको। क्या बेटा? टू ड्राइव ए करेक्टनेस ऑफ रिलेशनशिप। मेरे साथ साथ नोट करते जाएं, मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट करें आप, ठीक। और संभव हो जाए बच्चों, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करते जाना, ठीक है ना, और बार बार रिवाइज कर लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो। हाँ भाई, मैं यूज बता रहा हूं बच्चों इसका सेकंड यूज डायमेंशनल एनालिसिस का, टू ड्राइव करेक्टनेस रिलेशनशिप। करेक्टनेस चेक करने का तरीका तो मैं बता दिया है, इससे पहले यूज बताया था मैंने। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो गिवन रिलेशन है उस रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन अगर सेम है तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, और अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड यूज बता रहे हैं आपको। क्या बेटा? हमको करेक्ट रिलेशन ड्राइव करना है डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, ये नोट कर लीजिए एग्जाम्पल ये वाला, और फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। मास ऑफ द बॉब फर्स्ट, सेकंड कह रहा है लेंथ ऑफ द थ्रेड, ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको पूछ रहा है वो क्या, टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्टेबलाइज करना है, ठीक है ना, बाई डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर पहला, मास पर डिपेंड कर रहा है एक तो टाइम पीरियड, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का मास पर और लेंथ पर और जी पर किस तरह से डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके लिए रिलेशन आपको ड्राइव करना है, ठीक है, डायमेंशन की मदद से। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्या कह रहा था, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मैं इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं जहां तक समझता हूं। मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ थ्रेड and acceleration due to gravity. Stabilize the dimensional formula, stabilize the correct relation with the help of dimensional analysis. ठीक है, तो आप नोट करेंगे यहां पर एक लाइन, let time period of simple pendulum is depend upon mass raised to power a, length raised to power b and g raised to power c। भाई, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का मास पर किस तरह से डिपेंड करेगा, लेंथ पर किस तरह से डिपेंड करेगा और जी पर किस तरह से डिपेंड करेगा। भाई, हमको क्या पता कि मास की पावर क्या आएगी, लेंथ की पावर क्या आएगी और जी की पावर क्या आएगी। तो हमने मान लिया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास की पावर ए पर, लेंथ की पावर बी पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की पावर सी पर डिपेंड कर रहा है। तो आपने नोट करना पड़ेगा आपको क्या, T इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास की पावर A, लेंथ की पावर B, G की पावर C। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ यहां से, T इजिकल टू कॉन्स्टेंट लगा दो K, M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट। इन दिस रिलेशन K इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नोट करना पड़ेगा आपको, यहां पर K क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लिख देंगे यस। अब जो गिवन क्वांटिटी हैं जैसे टाइम पीरियड, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, इनके डायमेंशंस आप लिख लो साइड से। यहां पर मैं लिख रहा हूं
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की डायमेंशन होती है बच्चों टी, मास m की डायमेंशन होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है n, और लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है Lt-2। क्लियर? ये साइड से नोट कर लें आप। यहां पर एक लाइन नोट करेंगे, राइट द डायमेंशंस ऑन द बोथ साइड इन गिवन इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ की डायमेंशंस लिख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में टी की डायमेंशन मैं लिख रहा हूं, यहां पर इसको लिखेंगे m0 l0 t1 के, यहां पर डायमेंशन लेस है, मास की डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला मास का क्या है m की पावर a, लेंथ l की पावर b, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Lt-2 की पावर क्या लिखी हुई है c। ठीक है, अब जरा यहां से सेपरेट करो, देखो m0 l0 t1। क्लियर? भाई t था ना, तो इसको मैंने लिख दिया है, m और l नहीं है तो इसमें मैंने क्या लिख लिया, m की पावर 0। किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t को m0 l0 t1 के डायमेंशन लेस है। ठीक है ना, आप नोट कर देंगे यहां पर के डायमेंशन लेस। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m की पावर क्या मानी हुई है आपने a, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l, इसका पावर क्या मानी हुई है आपने b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है Lt-2, इसकी पावर क्या लिखी है c। ठीक है, तो यहां चेक करो। अब m को देखो जरा, यहां पर कितनी जगह पर m लिखा हुआ है, केवल यहां लिखा हुआ है m, और तो कहीं m है नहीं, तो ये m की पावर a। अब l को सेपरेट करो जरा, l एक यहां पर है एक यहां पर है, तो ये तो l की पावर b है और ये l की पावर c है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, तो l की पावर b प्लस c, l की पावर b प्लस c। ठीक है, अब t को चेक करो, t केवल यहां पर है, t की पावर -2 यहां लिखा हुआ है, इसकी पावर c है, तो t की पावर -2c। क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर डाल दो सेकंड। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कंपेयर द डायमेंशंस, कंपेयर द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में बोथ साइड डायमेंशन चेक इक्वल कर लो, सेम कर लो। तो यहां पर पहले चेक करो, यहां पर a सिंगल लिखा है ना, यहां पर a, तो जहां जहां m की पावर, जैसे यहाँ a लिखा है, यहाँ पर b और c दोनों लिखे हुए हैं, यहाँ पर t की पावर -2c लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहले या तो t की डायमेंशन को कंपेयर कर लो या फिर m की डायमेंशन को कंपेयर कर लो। तो m की डायमेंशन कितने हैं, m की पावर a है, तो यहाँ पर m की पावर 0 है, a की वैल्यू आ गई 0। इसको कर लो ब्रैकेट में बंद, चाहते हो अगर तो इसको नंबर डाल दो, इक्वेशन नंबर 3। अब पहले डायमेंशन कंपेयर कर लो c की, क्योंकि यहां से डायरेक्ट c की वैल्यू निकल आई। देखो जरा ध्यान से, यहां पर t की पावर -2c लिखा है, यहां पर t की पावर 1 लिखा है, तो यहां पर -2c = 1, तो यहां से डायरेक्ट c की वैल्यू निकल आई, c = -1/2। इसको ब्रैकेट में कर लो बंद, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो, डालना चाहते हो तो 4th। क्लियर है? अब L की डायमेंशन कंपेयर करो, L की डायमेंशन यहां पर क्या है, b प्लस सी, तो यहां पर b प्लस सी = क्या हो गया, b प्लस सी = 0। c की वैल्यू यहां से हटाओ, इस जगह पर डाल दो, देयरफॉर यहीं पर लिख दूं बच्चों, b प्लस c की वैल्यू कितनी है, -1/2। ठीक है, साइड चेंज कर दो, इसको इक्वल से उधर ले जाओगे तो ये b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर? b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इक्वेशन नंबर 5 डालो। क्लियर है? देखो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। a, b और c की वैल्यू हटा करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, आपका करेक्ट रिलेशन निकल आएगा। ठीक है ना? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b and c फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 4th एंड 5th इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब 3rd इक्वेशन से, 5th इक्वेशन से और 4th इक्वेशन से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू
भाई ए की वैल्यू यहाँ से हटाओ 0, बी की वैल्यू लिखो 1/2, सी की वैल्यू लिखो -1/2 और इसको इस इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो टी बराबर रिलेशन क्या आ गया यहाँ से, के एम की पावर ए की वैल्यू कितनी है 0, एल की पावर बी की वैल्यू कितनी है 1/2, क्लियर है। और जी की पावर सी की वैल्यू कितनी है, जी की पावर है सी और सी की वैल्यू है -1/2। तो देखो यहाँ पर m की पावर 0 है, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 1। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया आपका k l की पावर हाफ और g की पावर -हाफ। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लिया। इसको, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से हटाकर बच्चों यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जरा चेक करो, t इक्वल टू क्या आ गया, t इक्वल टू के एल की पावर हाफ और यहाँ पर g की पावर -हाफ है। तो इस g को जब l के नीचे ले जाओगे तो ये पावर जो माइनस है ना वो प्लस हो जाएगी, अपॉन g की पावर हाफ, l की पावर भी हाफ है और यहाँ पर g की पावर भी हाफ है। तो दोनों को हटा करके रूट लगा दूंगा ना बच्चों। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, k रूट l अपॉन g। दिस इज द करेक्ट रिलेशन। ठीक है, नोट हो गया। यहाँ पर k की वैल्यू आपको नोन नहीं है तो ये आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको k की वैल्यू नोन है, पता है, तो आप k की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हो और उस k की वैल्यू एक्चुअल में टाइम पीरियड के फॉर्मूले में यहाँ पर k जो है ना, k की वैल्यू 2π वैल्यू होती है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है ये, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये लिख दो यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। एक्चुअल में डायमेंशन से फाइंड नहीं किया हमने, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अगर ये आपको पता है तो ये वैल्यू, अगर आपको नोन है, जानते हो आप, तो ये वैल्यू यहाँ पर नोट कर दो। तो फॉर्मूला करेक्ट रिलेशन आ जाएगा t इक्वल टू 2π रूट l अपॉन g। दिस इज द करेक्ट रिलेशन। नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है क्या नहीं, और नोट कर लेंगे, अदरवाइज नोट कर लें। इसे हटा दूं इसे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहां तक तो ये समझ आ गया होगा बच्चों, क्वेश्चन यही था। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ थ्रेड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने स्टेबलाइज करना था टाइम पीरियड के लिए, फॉर्मूला लिख लिया होगा। तो मैंने सॉल्व करके भी दे दिया है बच्चों, मैंने बता भी दिया है। लेट टाइम पीरियड ऑफ टी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड अपॉन मास रेज टू पावर ए, लेंथ रेज टू पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर सी। तो इसको लिख लेंगे हम टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया के यहाँ पर क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। यहाँ पर के यहाँ पर लिख दिया है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम बोथ साइड डायमेंशन लिखेंगे। तो टी की डायमेंशन तो देखो ये हो गई टी की डायमेंशन टी है, आपने लिख दिया है राइट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी, ये रही, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में बोथ साइड डायमेंशन लिखेंगे। तो टी की डायमेंशन क्या हो गई, टी की डायमेंशन हो गई m0 L0 T1। m की डायमेंशन क्या है, ये m था, m की डायमेंशन m है और इसकी पावर a है, m की पावर a, l लेंथ है, यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l था, इसकी पावर b है, l की पावर b, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला था LT-2, इसकी पावर c है, LT-2 और इसकी पावर c। क्लियर। तो जरा देखो, m यहाँ पर एक जगह पर लिखा है केवल, तो m की पावर a, l यहाँ पर देखो l की पावर b और l की पावर c, तो ये हो गया l की पावर b प्लस c। यहाँ पर t की पावर -2 है तो t की पावर -2c। इक्वेशन नंबर सेकंड। और इस सेकंड इक्वेशन में बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, क्योंकि होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही है कि बोथ साइड डायमेंशन अगर सेम है तो फॉर्मूला करेक्ट है। तो यहाँ पर डायमेंशन कंपेयर कर रहा हूँ बच्चों, मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कंपेयर द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन की
जरा चेक कर लो, सेकंड इक्वेशन की बोथ साइड की डायमेंशन सेम कर दो। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, ये लिखिए। टी की पहले डायमेंशन चेक कर लो, -2c = 1। तो यहां पर लिख दिया है मैंने -2c = 1, तो सी की वैल्यू आ गई, -1/2। क्लियर है। और एल की पावर कितनी है, b + c, यहाँ पर कितनी है, 0, तो b + c = 0। सी की वैल्यू यहाँ से हटाओ, इस जगह पर लगा दो, सी की वैल्यू यहाँ से हटाओ और इक्वेशन 4th में लगा दो, तो b - 1/2 आ जाएगा। ये b - 1/2, 1/2 को उधर ले जाओगे तो b की वैल्यू आ गई 1/2। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये लिखी हुई है, b की वैल्यू ये आ गई है, c की वैल्यू ये आ गई। क्लियर। a, b और c इन की वैल्यू हटा करके इक्वेशन किस में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b, c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी गेट t = k, m की पावर a थी, a की वैल्यू 0 आई है, l की पावर b था, b की वैल्यू कितनी आई है 1/2, g की पावर c थी लिखी हुई थी, इसकी पावर वैल्यू कितनी आई है -1/2। तो देखो जरा चेक करो, k जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसको मैंने लिखा नहीं। l की पावर हाफ ये है और g की पावर -1/2 है, ये g की पावर -1/2। अब इस g को l के नीचे लिखोगे तो क्या लिखोगे, l/g की होल पावर हाफ। होल पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट है, ये इस पर रूट चढ़ा दिया मैंने। तो रिजल्ट आ गया आपका t = k√l/g। इन दिस रिलेशन k इज कांस्टेंट, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट था, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 2π। तो 2π अगर आपको पता है तो ये वैल्यू हटा करके यहाँ लिख दो, फाइनल रिजल्ट ही आ गया। क्लियर। चल सकता हूँ मैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिख लो आप इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। आपने लिखा हुआ है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। टेंशन इन स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी, ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी किसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है स्ट्रिंग के टेंशन पर। टेंशन को मैंने F लिख दिया है, लेंथ ऑफ थ्रेड L एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ थ्रेड M। स्टेबलाइज फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, तो मैं आपको यहाँ पर ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट कर लें। ठीक है, आपने लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, यहां पर n फ्रीक्वेंसी को लिखा है आपने। फ्रीक्वेंसी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t-1 बच्चों, इज डिपेंड अपॉन टेंशन इन थ्रेड। टेंशन इन थ्रेड, स्ट्रिंग के टेंशन को आपने F लिखा है, स्ट्रिंग कहिए या थ्रेड कहिए, टेंशन को मैंने F से लिखा हुआ है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग और फोर्स दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है ना, ये टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों MLT-2। क्लियर है। L लेंथ ऑफ थ्रेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज डिपेंड अपॉन टेंशन इन स्ट्रिंग, F लेंथ ऑफ थ्रेड L, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L, एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ थ्रेड, मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया ML-1। क्लियर, इसको एक साइड से लिख लो आप। अब यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज डिपेंड अपॉन टेंशन रेज टू पावर A, लेंथ रेज टू पावर B, मास पर यूनिट लेंथ रेज टू पावर C। सो n इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, टेंशन की पावर A, लेंथ की पावर B, सीक्वेंस में लिख लो, मास पर यूनिट लेंथ की पावर C। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, कांस्टेंट लगा दो K। K यहाँ पर डायमेंशनलेस कांस्टेंट है बच्चों, टेंशन की पावर A, लेंथ की पावर B, मास पर यूनिट लेंथ की पावर C। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट। K यहाँ पर क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यहाँ पर लिख दो इसे
डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। क्लियर? राइट द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड जो डायमेंशन लिखी हुई है आपने यहां पर पुट कर दो। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या लिखी हुई है? t-1। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? m0 l0 t-1। क्लियर? के डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। टेंशन की क्या होगी मेरे बच्चे? टेंशन की मैंने यहां लिखी हुई है mlt-2, फोर्स के बराबर होती है nlt-2, इसकी पावर a, लेंथ की पावर b, लेंथ l और इसकी पावर b। ठीक है? मास पर यूनिट लेंथ, इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में बच्चों m यहां पर मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। ये मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आया क्या? l को ऊपर ले जाओ, ml-1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m नहीं होगा, ml-1 होगा। और इसकी पावर कितनी है? c। अब जरा चेक करो, इधर तो m0 l0 t-1, यहां पर m देखो कितनी जगह पे लिखा हुआ है। एक तो यहां लिखा हुआ है इसकी पावर a है यहां पर, और एक यहां लिखा हुआ है इसकी पावर c है। तो दोनों को एक मिला दो, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है। इसकी पावर a है और इसकी पावर c है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बन गया? m की पावर a प्लस b, a प्लस c, a ये लिखा हुआ है और m की पावर c यहाँ है, m की पावर a प्लस c। अब l को कलेक्ट करो, l यहाँ पर लिखा है देखो, ये रहा l की पावर a, और यहाँ पर l की पावर b, और यहाँ पर l की पावर माइनस c। तो यहाँ पर l की पावर बन गई कितनी? l की पावर a, ये प्लस b, ये माइनस c। क्लियर? अब t को चेक करो, t यहाँ पर केवल एक जगह पर लिखा हुआ है यहाँ का, और तो नहीं है कहीं t, यहाँ पर है। t की पावर -2 है और इसकी पावर c है, तो ये आ गया t की पावर -2c। क्लियर? कर दो ब्रैकेट में बंद। इस तरह से लिखा जाता है। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो सेकंड। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे कंपेयर द डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं डायमेंशन को। जरा डायमेंशन पहले ये देखो, इसमें m के साथ दो टर्म लिखे हुए a और c, और इसमें तीन टर्म लिखे हुए हैं a, b और c। इसमें केवल एक टर्म लिखा हुआ है t की पावर -2c। तो पहले एक टर्म जब लिखा हुआ है तो इस वाले टर्म को पहले कंपेयर कर लो, जिससे डायरेक्ट c की वैल्यू हमारी निकल आई। तो यहां पर -2c लिखा है, यहां पर -1 लिखा है, तो यहां पर -2c को -1 के इक्वल कर दो। तो -2c इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे? c की वैल्यू आ गई, c इक्वल टू आ गया 1/2। इसको कर लो बंद ब्रैकेट। इस इक्वेशन को डाल दो थर्ड इक्वेशन। ठीक है? अब इसके बाद c की वैल्यू निकल आई है आपकी, इस c की वैल्यू निकल आई, ठीक है ना? तो अब इसको कंपेयर कर लो a और c को। भाई इसमें दो टर्म है और यहाँ पर m की पावर 0, यहाँ पर m की पावर a प्लस c, और c की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो c की वैल्यू जब हम यहाँ लिखेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो पहले m की पावर को कंपेयर करो, a प्लस c इक्वल टू 0, a प्लस c इक्वल टू a प्लस c, यहाँ पर क्या लिखा है 0। c की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से इस जगह पर रख दो। c की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर a प्लस c की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 0, इक्वल से 1/2 को इधर ले जाओ, a की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे -1/2। नोट करो, क्लियर है? इसको इक्वेशन डाल दो फोर्थ। क्लियर? अब रह गया हमारा l की पावर रह गई बच्चों। l की पावर कितनी है? a प्लस b माइनस c, और यहां पर l की पावर कितनी है? 0। भाई दो टर्म आ गए ना आपके, a और c। अब b और चाहिए आपको, तो इसमें a है, c है और b है। तो a और c तो पहले निकाल चुके, a और c की वैल्यू मैं यहां डालूंगा तो b की निकल आएगी। तो इसको कंपेयर कर लो पहले, a प्लस b माइनस c इक्वल टू l, यहां पर इक्वल टू 0।
क्लियर है? तो इस इक्वेशन में ए की वैल्यू तो देखो यहां से रखो और सी की वैल्यू यहां से रख दो, बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है ना? ए की वैल्यू कितनी है? -1/2, तो इस ए की जगह पर मैंने -1/2 लिख दिया, ठीक है ना? ए की जगह पर मैंने -1/2 लिखिया। बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है? सी की वैल्यू 1/2 और ये माइनस लगा हुआ है, -1/2 = 0, -½ ये -½ ये, तो ये 1 हो गया ना माइनस का, -1 को इक्वल से उधर ले जाएंगे तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी +1। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 5 देखो जरा गौर से, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू चेक करो, देख के ध्यान से। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हटा करके फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, आपका फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है ना? नोट कर दूं मैं इसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नोट कर लेंगे ना? तो अब इस इक्वेशन फर्स्ट में ए, बी और सी की वैल्यू फिट कर रहा हूं, देखो जरा यहाँ पर एन = क्लियर है, के ये लिखा है एफ की पावर ए, एफ की पावर ए की वैल्यू कितनी है? -½ ए की वैल्यू, बच्चों ये गलत हो गया कहीं, ए की वैल्यू +½ आएगी, ये कहीं गलत हो गया। देखो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL/T-2 की पावर a, लेंथ की पावर b, mL-1 की पावर c, ठीक है ना? यहाँ पर हो गया m की पावर a, m की पावर c, m की पावर a + c, l का a, b और -c, a + b - c, t की -2a है बच्चों, ये -2a है, ये -2a है, तो t को पहले कंपेयर करेंगे, -2a है यहाँ पर, ये -2a है बच्चों, -2a = -1, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू ½ आएगी बच्चों, a की वैल्यू ये ½ आएगी। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है। अब n की पावर कंपेयर की मैंने, a + c = 0, a + c = 0। अब इस a की वैल्यू ½ में यहाँ डालूंगा, तो यहाँ से आगे बच्चों फिर से नोट कर लें आप इसे, ठीक है ना? इतना पार्ट हटा दें, वो गलत हो गया एक्चुअल में वहाँ पर। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक तो? अब a की ये वाली वैल्यू हटा करके यहाँ डालो, a की वैल्यू कितनी है? ½ + c = 0। अब ठीक है, c की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई? -½ अब ठीक है बच्चों, नोट कर लेना, ये नंबर 4, ठीक है? अब चेक करो, l की पावर कंपेयर करो, a + b - c, a + b - c = 0। इधर l की पावर a + b - c है, ये रहा, और l की पावर है 0, ठीक है? a की वैल्यू और c की वैल्यू थर्ड और फोर्थ से हटा करके यहाँ पर डालो, a की वैल्यू डालो यहाँ पर 1/2 + b - c की वैल्यू -½ है, -½ = 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ½ और ये भी ½, तो b की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी -1, दैट इज b = -1। क्लियर? ये अब ठीक है बच्चों, ये नोट कर दो, ठीक है? यहाँ पर इस जगह पर ये -½ लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, -½ c की वैल्यू -½ और ये माइनस पहले लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? ½ ये 1, तो 1 इक्वल से उधर पहुंचा देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी फाइंड n = k, f की पावर a की वैल्यू ये रखी हुई है, f की पावर a की वैल्यू 1/2, l की पावर b की वैल्यू -1, m की पावर c की वैल्यू -½ क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। इस वाले टर्म को फिर मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर, तो n = k, f की पावर ½ और इस m को इसके नीचे ले लो, अपॉन m की पावर -½ थी ना ऊपर, तो नीचे आ जाएगा तो +½ हो जाएगा, तो इसकी होल पावर 1/2,
ये L -1 है, तो इस L को इस K के नीचे ले लो अपॉन L। क्लियर है? तो रिलेशन आ गया आपका N इजिकल टू K अपॉन L रूट F अपॉन M। दिस इज द करेक्ट रिलेशन। जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी K थी ना, ये वाला K जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू अगर आपको पता हो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी मालूम हो तो यहाँ लिख दीजिएगा, अदरवाइज दिस इज करेक्ट रिजल्ट। वैसे K की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 1/2 होती है, मुझे मालूम है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। यहाँ K की जगह पर हाफ लेके देंगे तो रिलेशन आ जाएगा 1/12 रूट F अपॉन M। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नोट कर लिया? यस, मैं हटा रहा हूं इसे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको देख लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा? कर लिया? ठीक है, नोट कर लिया यहां तक? वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। यहां तक ये रिजल्ट आ गया आपका करेक्ट। ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ये मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम इज डिपेंड अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E and डेंसिटी D। स्टेबलाइज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम बाय डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन ये कह रहा है साउंड की जो वेलोसिटी है वो किसी मीडियम की इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, तो साउंड की वेलोसिटी के लिए करेक्ट रिलेशन स्टेबलाइज करना है बाय डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। तो आपको नोट करना पड़ेगा फिर से वही लाइन, क्या मैं इसको लिख दें यहां पर। लेट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए मीडियम इज डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी रेज टू पावर A एंड डेंसिटी रेज टू पावर B। दो ही टर्म है, ठीक है ना। सो V इज द डायरेक्शनल इलास्टिसिटी की पावर A एंड डेंसिटी की पावर B। क्लियर? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, कांस्टेंट लगा दो K। E इलास्टिसिटी कांस्टेंट है बच्चों यहाँ पर, D डेंसिटी है, मैटर डेंसिटी। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट। अब जो टर्म आपने इक्वेशन में यूज किए हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेपरेट लिख लो। यहां पर लिखेंगे V, यहां पर वेलोसिटी है साउंड की किसी मीडियम में, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। E यहां पर इलास्टिसिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो जरा गौर से देखिए, ये फोर्स ऊपर है, ये L ऊपर पहुंच जाएगा, F इंटू L अपॉन डेल्टा L इंटू एरिया। क्लियर? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, L का होता है L, चेंज इन लेंथ का होता है L, एरिया का होता है L2। यहां तक क्लियर? चेक करो, यहाँ ऊपर 2L लिखे हुए हैं, 2L नीचे लिखे हुए हैं, तो कैंसिल कर देना, एक L नीचे से ऊपर ले जाओ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इलास्टिसिटी कांस्टेंट का बन गया ML-1T-2। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है। डायमेंशनल फॉर्मूला इलास्टिसिटी कांस्टेंट का मैंने निकाल दिया ML-1T-2, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ। अब D क्या चीज है यहाँ पर? डेंसिटी। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इसे, D क्या चीज है? डेंसिटी ऑफ मैटर, या फिर लिखिए डेंसिटी ऑफ मीडियम। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला M, वॉल्यूम का L3।
डायमेंशनल फॉर्मूला डेंसिटी का आ गया ml-3। क्लियर, चलें आगे। यस, अब इक्वेशन फर्स्ट में जो आपने फिजिकल क्वांटिटी यूज की हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दो बोथ साइड। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखो जरा यहाँ पर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या था, LT - 1। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ml t के टर्म में लिखना है, m0 LT - 1 है ना, L1 T - 1। ठीक है, के यहाँ पर डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, के यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट है बेटा, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट का मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, के का डायमेंशन होगी नहीं। इलास्टिसिटी कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकल के आया है, ये लिखा हुआ है ml - 1 t - 2। क्लियर, इसकी पावर क्या लिखी हुई है, a। यहां तक क्लियर है बच्चों, चल सकते हैं आगे। यस, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml-3। तो यहां पर नोट कर रहा हूं ml-3 और इसकी पावर कितनी है, b। इस इक्वेशन को डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, यहां से कट कर लेना इसे यहां से, ठीक है। अब चलिएगा, अब इसको फिर से फर्दर लिखते हैं m0 L1 t - 1, क्योंकि सेपरेट करना है ना हमें। तो सेपरेट कैसे करेंगे, m देखो यहाँ पर दो जगह लिखा हुआ है, m यहाँ है, यहाँ पर m की पावर a और m की पावर b। ये हो गई m की पावर a + b। अब l को चेक करो, l की पावर -a और l की पावर -3b, l की पावर -a - 3b। अब t को लो, t यहाँ पर केवल एक जगह पर लिखा हुआ है, यहाँ पर t की पावर -2a, t की पावर -2a। क्लियर, अब इस इक्वेशन को डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस बोथ साइड सेम कर दो। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन m की पावर 0 लिखी है, यहाँ पर a + b लिखी है, तो a + b की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए और ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो पहले एक काम करो, a और b अननोन है, तो यहाँ पर टर्म a जो है ना, सिंगल टर्म है ना, तो इसको पहले कंपेयर कर लो, क्योंकि -2a यहाँ पर -1, तो -2a = -1। तो यहाँ से डायरेक्ट a की वैल्यू निकल आई कितनी, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर, इसको नंबर डाल दो थर्ड। अब कंपेयर कर लो m को, क्योंकि m के ऊपर क्या लिखा हुआ है, a + b, यहाँ पर m को लिखा हुआ है 0, तो a + b डायमेंशन इक्वल करो। होमोजेनिटी प्रिंसिपल तो तभी सही है ना, तो a + b = 0, a की वैल्यू यहाँ से हटाकर यहाँ डाल दो, तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 1/2 + b = 0। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, b की वैल्यू आ गई 1/2 को इक्वल से इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, -1/2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से उठाओ और b की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से उठाओ। a की वैल्यू थर्ड से और b की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से हटाकर इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो यहाँ पर, तो फॉर्मूला निकल आएगा आपका। तो यहाँ पर लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देन वी गेट, तो v = क्या आया, k e की पावर a, और a की वैल्यू कितनी है, e की पावर a की वैल्यू है 1/2, e है ये, e की पावर 1/2, b की पावर b की वैल्यू कितनी है, -1/2। इस वाले टर्म को नीचे ले लो, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये v = इस d को नीचे लेंगे तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ v = k e की पावर हाफ, और d को नीचे लाओगे तो d की पावर माइनस है ना, वो प्लस हो जाएगी, तो अपॉन d की पावर हाफ, ये इसकी हाफ इसकी हाफ, उसका टोटल पावर लिख दो होल पावर 1/2। फॉर्मूला आ गया v = k √e/d, दिस इज द करेक्ट रेडियस।
ये आंसर है आपका। अब के की वैल्यू हमें नोन है तो ठीक है, अदरवाइज यही लिखो, आंसर है हमारा। वैसे के की वैल्यू इस फॉर्मूले में 1 होती है बच्चों, के की वैल्यू, इस के की वैल्यू 1 होती है, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डायमेंशन से नहीं निकाली जा सकती, एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है। तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट 1 कर दो तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा √E/d। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? नोट कर लिया? नहीं नोट किया है तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने सीक्वेंस में बताया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे खुद। नोट करो इसे। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, नोट कर लेना क्वेश्चन को, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड in a pipe is depend upon pressure gradient P/L and radius R and coefficient of viscosity eta. Stabilize the formula for volume of liquid flowing per second dimensionally. डायमेंशन से वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, इसके लिए डायमेंशनली ड्राइव करना है। डायमेंशंस को यूज करके हमको वॉल्यूम के लिए ये लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला डायमेंशन की मदद से स्टेबलाइज करना है। तो मैं लिख रहा हूं, जरा चेक करो। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इन ए पाइप, मैं लिख रहा हूं यहां पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इन ए पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज डिपेंड अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट रेज टू पावर ए एंड रेडियस रेज टू पावर बी एंड इलास्टिसिटी कांस्टेंट रेज टू पावर सी। इस सीक्वेंस में लिख ले आप। 3 टर्म दिए हैं, एक तो पहला टर्म दिया है प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम, 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पर, पाइप की रेडियस पर, और उस लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। तो आप लिखेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए पाइप इज डिपेंड अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट रेज टू पावर ए, रेडियस रेज टू पावर बी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू पावर सी। सो V इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P/L की पावर A, R की पावर B, ईटा की पावर C। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, यहां से कांस्टेंट लगा दो K। ये प्रेशर ग्रेडियंट P/L की पावर A, रेडियस की पावर B, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर C। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट। इन दिस रिलेशन K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, लिखेंगे आप यहां पर डायमेंशनलेस कांस्टेंट ये है। अब इनकी डायमेंशंस लिखो बच्चों, यहां पर V क्या है? वॉल्यूम फ्लोइंग, क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, मतलब किसी पाइप में होकर के 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम है। ये केवल वॉल्यूम नहीं है, 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम है। तो इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम अपॉन टाइम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा क्या बेटा? L3 तो इसका हो गया, टाइम का T हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L3T-1। क्लियर है? यहां पर P/L ये क्या चीज है? प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ। ऊपर जो P लिखा हुआ है ना, ये प्रेशर है, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन ये लेंथ है पाइप की। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे आप F/A इंटू एल। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे आप इसका, F का तो हो गया ML/T-2, A का हो गया L2, L का हो गया L। क्लियर? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करो, एक L से L कैंसिल, ये T ऊपर पहुंच जाएगा। चेक करना। क्लियर है?
एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये वाले दो एल है ना, ये ऊपर पहुंचेंगे, एल एम एल माइनस टू और टी माइनस टू। क्लियर है? ये प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, रेडियस, आर रेडियस है पाइप की, तो इसका तो एल हो गया बच्चों। ईटा यहां पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हो आप, आपको निकाल के दिखा देता हूं। यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यहां पर सेपरेट पहले निकाल के दिखा देता हूं। ईटा का एक फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स के लिए, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ध्यान है? तो ईटा के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, F क्या चीज है यहां पर, फोर्स है, अपॉन 6 पाई आर वी, आर और वी यहां नीचे लिख दो। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो जरा। F तो हो गया एम एल टी माइनस टू, 6 पाई डायमेंशन लेस है, आर रेडियस, वी वेलोसिटी, एल टी माइनस वन, एक एल से एल कैंसिल, तो ये एल एक ऊपर पहुंच जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, क्योंकि टी माइनस दो ऊपर है, माइनस वन ही नीचे है, तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, ऐसे निकाल करके आप यहां लिख लो इसे, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। क्लियर? इसको यहां से हटा दूं? यस, नोट कर लेना आप साइड से। ठीक है, नोट कर लेना बच्चों। यस, अब क्या करेंगे आप, इस इक्वेशन में बोथ साइड डायमेंशनल फॉर्मूले लिखिए। तो डायमेंशनल, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकला, L3 T माइनस वन। तो यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पर आ गया L3 T माइनस वन। अब m को और लिखना पड़ेगा बच्चों, mj। यहां तक क्लियर है? इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, देखो, एम एल माइनस टू टी माइनस टू। तो यहां पर लिखो एम एल माइनस टू टी माइनस टू, जरा केयरफुली लिखना बच्चों, इसकी पावर ए। अब रेडियस आर का लिखूं, आर का क्या है बच्चों, आर के लिए एल है, एल की आर की पावर बी लिखी हुई। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखो, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इसकी पावर सी। जरा ध्यान से लिखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नोट करें अब यहां से आगे, एम जीरो एल थ्री टी माइनस वन। इधर देखो, m चेक करो पहले किस किस जगह पर लिखा हुआ है। एक तो यहां लिखा हुआ है m, एक यहां लिखा हुआ है, लेकिन इस m की पावर a है और इस m की पावर c है, और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड करते हैं, तो यहां पर m की पावर a प्लस c, m की पावर a प्लस c। क्लियर? अब l को चेक करो, तो एक l यहां लिखा है, या यहां लिखा है, यहां लिखा है, यहां पर l की पावर माइनस टू है, यहां पर नोट करता जाता हूं साथ साथ, L की पावर ये माइनस टू है, यहां पर L की पावर B है प्लस का, यहां पर L की पावर माइनस C है। क्लियर? क्लियर? अब T को चेक करो, T यहां पर दो जगह पर लिखा हुआ है बच्चों, एक तो यहां लिखा हुआ है, एक यहां लिखा हुआ है। क्लियर है? यस, यहां पर T की पावर माइनस दो है, माइनस दो की पावर A, तो यहां नोट कर रहा हूं, T की पावर माइनस दो A, और यहां पर माइनस सी है, माइनस वन है और इसकी पावर सी है, माइनस सी। इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, इस तरह से ऐसे लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो आप सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए। तो अब इसकी डायमेंशंस कंपेयर करो। तो अब जरा गौर से देखो, पहले m की डायमेंशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं। m की डायमेंशन क्या है, a प्लस सी, तो यहां लिख दूं a प्लस सी इक्वल टू, यहां लिख रहा है 0। इसको इक्वेशन नंबर डालो आप थर्ड। ठीक है, अब डायमेंशन कंपेयर करो बच्चों t के लिए, इसको कंपेयर करो आप। क्यों कंपेयर करो, क्योंकि इसको जब कंपेयर करोगे तो इसमें c आ रहा है, इसमें भी c आ रहा है, माइनस सी है, इसमें प्लस सी है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो c एलिमिनेट हो जाएगा। तो चेक करो, माइनस टू ए
ये माइनस सी इजिकल टू यहाँ पर -1, इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 4। तो एक काम करो, पहले इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो तो यहां से ए की वैल्यू निकल आएगी डायरेक्ट। देखो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो सी से सी तो कैंसिल हो गया, इसमें इसको इसमें ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ गई, -a इजिकल टू 1। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, यहां से ए की वैल्यू आ गई बच्चे -1। इसको कर लो ब्रैकेट में बंद, इसको नंबर डाल दो इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहां से हटाओ, इस जगह पर डाल दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू -1 है बच्चों, ये -a=-1, तो ए की वैल्यू आ गई, ये कैंसिल, ठीक है, -a=-1 आएगा बच्चे। चेक करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो सी से सी कैंसिल, -a=-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ए की वैल्यू बच्चों आ गई +1। चेक कर लेना इसे, फिर से लिख लो, इसे नोट कर लो और इसको नंबर डाल दो 5, क्योंकि ये -1 है ना बच्चों, क्योंकि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो सी तो कैंसिल हो गया, ये +a है, ये -2a है, तो -a और ये -1, तो a=1 आ गया। क्लियर है। अब a की वैल्यू हटाओ यहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 में डालो, a की वैल्यू यहाँ डालो, a की वैल्यू 1 + c=0, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे -1, c की वैल्यू आ गई -1 और a की वैल्यू आ गई +1, इसको नंबर डाल दो इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक क्लियर है। चलिएगा यहाँ से आगे चला, चेक करो। अब l की डायमेंशन और कंपेयर करो, तो l की डायमेंशन कितनी लिखी हुई है यहाँ पर, यहाँ लिख दूं, यस, -2a + b -c = यहाँ पर l की पावर 3 है, ठीक है। इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को चाहो तो आप इक्वेशन नंबर डाल दो 7। अब एक काम करो, a और c की वैल्यू, a की वैल्यू हटा लो कहाँ से, 5th से, और c की वैल्यू हटा दो 6th से। a और c की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है, a और c, a ये रहा और c की वैल्यू ये रही। a और c की वैल्यू 5th और 6th से हटाकर 7th में डालो। a की वैल्यू 1 लिखी हुई है, तो a की जगह पर यहाँ लिखो -2 × 1 + b -c लिखा हुआ है तो -1 है, ये -1 है, = 3। क्लियर है। ये तो +1 हो गया बच्चों, देखो -2 + b + 1 = 3, तो यहाँ से क्या बचेगा, -1 + b = 3, इस 1 को इधर ले जाओ तो b की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है ये बात। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो 8, ये वाली। अब चेक करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a c b, a यहां से उठा लो, b यहां से उठा लो, c यहां से उठा लो और इक्वेशन फर्स्ट में डालो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c फ्रॉम इक्वेशन 5th 6th एंड 8th। देखो a की वैल्यू तो 5th में है, b की वैल्यू इस 8th इक्वेशन में है, c की वैल्यू 6th इक्वेशन में है। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हटा करके इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो। तो ये वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, v = k प्रेशर ग्रेडियंट P/L की पावर a। a की वैल्यू कितनी निकली हुई है बच्चों, 1 निकली हुई है, 1। r की पावर b, r की पावर b की वैल्यू कितनी निकली हुई है, 4 निकली हुई है, ये रही। और ईटा की पावर c, और c की वैल्यू निकली हुई है -1, ईटा की पावर -1। तो फॉर्मूला निकल करके आ गया आपका v = k, ठीक है, p r की पावर 4 और ईटा को ले लो नीचे, l × ईटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब अगर आपको इस k की वैल्यू मालूम हो तो आप नोट कर देना। इस k की वैल्यू एक्चुअल में π/8 होती है बच्चों। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मुझे मालूम है, आपको अगर पता हो, ध्यान हो तो लिख देना, अदरवाइज आपका आंसर यहां तक छोड़ देना। एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये बस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यहां लिख दो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू।
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नोट करते हैं आप, और इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो फॉर्मूला आ गया पाई बी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। चेक कर लो, एक्चुअल में ये पॉइजलेज फॉर्मूला है, नोट कर लो, ठीक है। फ्लो ऑफ लिक्विड एक चैप्टर आएगा, ठीक है, नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, वहां पढ़ाया जाएगा ये फॉर्मूला। फिलहाल आप डायमेंशनली आपने फॉर्मूला स्टेबलाइज किया है तो इसको आप नोट कर लें। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? नोट कर लिया? नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो सुनते समय आप पॉज करके आप फिर नोट कर लें। क्लियर? यहां से आगे बच्चों हम इसके आगे का पॉइंट हम बताएंगे आपको, क्या बेटा, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम मतलब एक सिस्टम की वैल्यू को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। जैसे एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में बदलना, या सीजीएस सिस्टम को एसआई सिस्टम में बदलना, मतलब यूनिट्स की यूनिट्स का सिस्टम कन्वर्ट करना, चेंज करना, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। ये यूज हम थर्ड यूज बताएंगे डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट पीरियड में बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर आपका मैं जहां से समझता हूं बच्चों केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा। आप 2 मिनट का इंतजार करें बस, तब तक आप पानी वानी पीना है पी लें, ठीक है ना। उसके बाद फिर से रिज्वाइन करें वैसे ही, ठीक है ना। तब तक आप छोड़े नहीं इस वीडियो को, ठीक है ना। ओके बच्चों।